तो नई सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन आशंका ये है कि क्या ये चीन पाकिस्तान वाली सरकार होगी बांग्लादेश में। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 दिनों से मचे बवाल और हाहाकार के बीच प्रदर्शनकारी संगठनों के नेता, सेना और विपक्षी दलों ने बातचीत करके अंतरिम सरकार का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है और आज बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का शपथ ग्रहण हो सकता है। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया होंगे। ढाका में उनका इंतजार हो रहा है। राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए कई बड़े सवाल इस वक्त हैं आवाम के सामने। क्या ये अंतरिम सरकार हिंसा रोक पाएगी जो इस वक्त सड़कों पर लाखों लोग निकले उपद्रव मचा रहे हैं? क्या ये उपद्रव को रोका जाएगा? ये रुकेगा कब? सवाल ये है। कानून व्यवस्था कब बहाल होगी बांग्लादेश में? क्या नई सरकार के फॉर्मूले पर कट्टरपंथी ताकतें मान जाएंगी? हमले रुक जाएंगे? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता दे पाएंगे? ये बहुत गहरे और संगीन सवाल है। क्या अंतरिम सरकार दुनिया का भरोसा जीत पाएगी? ऐसे तमाम जरूरी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे नई सरकार की ओर से और बांग्लादेश का ताजा हाल भी आपको बताएंगे कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर पर हमला हुआ है। दंगाइयों ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर को जला दिया। बीएनपी से जुड़े लोगों पर घर जलाने का आरोप लगाया गया है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने वीडियो भी पोस्ट किया है। और बांग्लादेश में रक्तपात जारी है। हिंसा के शिकार अल्पसंख्यक हिंदू हैं जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, वो अब अराजक हो चुके हैं। इसकी आड़ में बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी और प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू संघार का खूनी अध्याय लगातार जारी है। कहने को तो आंदोलन छात्रों का था, आरक्षण के खिलाफ था, जो जल्द ही प्रधानमंत्री शेख हसीना की विदाई का सबब बन गया। लेकिन अब यही आंदोलन हिंदुओं और सियासी विरोधियों के रक्तपात में बदल गया है। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस खून खराबे, आगजनी और कत्लेआम के पीछे कौन है? क्या इसके पीछे बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया और जमाते इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान शामिल हैं? बांग्लादेश में कट्टरपंथ, हिंदू और भारत विरोधी राजनीतिक अतीत वाले इन दोनों किरदारों की करतूतों को देखेंगे तो आपके जहन में चल रहे हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपके सामने इन दोनों चेहरों के रक्त रंजित इतिहास के पन्ने खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का नया और खौफनाक मंजर देखिए। चटगांव जिले के रौजान इलाके में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुलाल वैद्य के घर पर हमला किया, बुरी तरह से मारा पीटा और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया। बीते 48 घंटे में इस पूरे इलाके की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बांग्लादेश में गुमनाम हिंदू ही नहीं, नामचीन हस्तियां भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ये जलता आशियाना मशहूर गायक राहुल आनंद का है, जो राजधानी ढाका के चर्चित घनमंडी बत्तीस इलाके में है। लेकिन शायद हिंदू होने की वजह से राहुल आनंद का घर कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बन गया। ऐसे में भीड़ ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, लूटपाट मचाई और फिर आग लगा दी। वो तो गनीमत थी कि राहुल आनंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ वक्त रहते घर से भाग निकले, वरना तीनों का कितना खौफनाक अंजाम होता, सोचकर ही कोई भी सिहर जाएगा। राहुल आनंद कितनी बड़ी हस्ती है, इसका सबूत ये तस्वीर है, जब पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके घर पहुंचे थे। इसी इलाके में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली भी है, जिसे कट्टरपंथी तहस नहस कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू ही नहीं, शेख हसीना और उनके परिवार के अलावा उनकी पार्टी अवामी लीग के नेता भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। ऐसे में यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू तो हिंसक भीड़ के आसान शिकार हो ही रहे हैं, वो लोग भी कट्टरपंथियों की हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें बांग्लादेश के सेक्युलर ताने बाने से मोहब्बत है।
बांग्लादेश के सुपरस्टार शांतो खान और उनके प्रोड्यूसर पिता सलीम खान ऐसे ही लोगों में शामिल थे जिन्हें कट्टरपंथ से नफरत थी। ऐसे में नफरती कट्टरपंथियों ने इस पिता पुत्र की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चांदपुर इलाके में शांतो और सलीम भीड़ के हत्थे चढ़ गए। बस फिर क्या था, खून की प्यासी भीड़ ने दोनों की जान ही ले ली। क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं, ऐसे में उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये लक्ष्मीपुर की तस्वीर है, जहां राजन चंद्रा नाम के हिंदू दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शुरू हुई हिंसा के बाद सिर्फ 48 घंटे में हिंदुओं की करीब 400 संपत्ति को निशाना बनाया गया है। इनमें से करीब 25 तो सिर्फ मंदिर हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक देश के 64 में से 30 जिलों में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। कट्टरपंथी जमात के सिर पर खून इस कदर सवार है कि जेसोर जिले के जबीर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी। इस आग में कम से कम 24 लोग जिंदा जल गए, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया जा रहा है। ये वीडियो नीलफामरी जिले का है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर हमले किए, तोड़फोड़ की, लेकिन इन्हें बचाने कोई नहीं आया, ना तो बांग्लादेश की पुलिस और ना ही सेना, जिसके हाथ में फिलहाल मुल्क की हुकूमत है। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के हिंदू बहुल गांव जयगंज में भी घरों में आग लगा दी गई। गांव वालों ने भीड़ से मुकाबले की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर आगजनी के बाद फरार हो गए। जेसौर जिला तो पूरी तरह से जल रहा है। यहां हिंदू कारोबारियों से लूटपाट की घटनाएं सरेआम हैं। कट्टरपंथी जमात दिन दहाड़े डांका डाल रही है। यह तस्वीर सिलहट की है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथियों ने शेख घाट इलाके में हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को लूटने के बाद आग लगा दी। बांग्लादेश से डरावनी तस्वीरों का आना लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये कि वो 3 छात्र नेता कहां गए जो आरक्षण विरोधी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्र नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों मोहरे भर थे, इनका इस्तेमाल किया गया और अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया और जमाते इस्लामी के सदर शफीकुर रहमान अपने असली आका पाकिस्तान के हिंदू और भारत विरोधी एजेंडे को अमली जामा पहनाने में जुटे। विद्यार्थियों का जो आंदोलन था उसके ऊपर में कब्जा हुआ है और जो है आज जाकर के अब जिसके लिए आंदोलन था, जब वो मांग पूरी हो गई, उसके बाद जाकर के हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार जो रहा है। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस संभालने वाले हैं। लेकिन सवाल ये कि उनकी गद्दी कितने दिन कायम रहेगी, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो यकीन मानिए शेख हसीना की गैर मौजूदगी में बीएनपी और जमाते इस्लामी का गठजोड़ ही सत्ता पर काबिज होगा। और फिर क्या होगा, इसका अंदाजा आपको बेगम खालिदा के राज में हुए हिंदू संघार से लग जाएगा। 1991 से 1996 के बीच बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की हुकूमत थी। इस दौरान 1992 में वहां हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। फिर 2001 में जब बीएनपी और जमाते इस्लामी गठबंधन दोबारा सत्ता में आया तो चुनाव के दौरान हिंदुओं पर बर्बरता की करीब 18,000 घटनाएं सामने आई। 2001 में बीएनपी समर्थकों ने 566 हिंदू महिलाओं से रेप किया, तो 2002 में ऐसी वारदातों की संख्या 1091 हो गई। हमले के 26,000 से ज्यादा आरोपियों में कई बीएनपी के मंत्री और सांसद थे।
2008 में चुनाव जीतने के बाद अवामी लीग सरकार ने पूर्व जज और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, जिसने 2011 में 1100 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी। इस वक्त हर एक के मन में, पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है, और वो ये है कि बांग्लादेश की जो हालत है उसको देखते हुए अब आगे क्या होगा। और इससे भी बड़ा सवाल, शेख हसीना जी वो कैसी हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, फाइनल उनका प्लान क्या है। मेरे साथ साजिब वाजिब, इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है साजिब वाजिब जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले शेख हसीना जी कैसी हैं, कैसी उनकी तबीयत है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, बताइए हमें। आपको बहुत शुक्रिया। हमारे माँ अच्छा है, वो अच्छा मूड में है। पिछले 2 दिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन ये 2 दिन में जो हमारे अवामी लीग के ऊपर जो हमला चल रहा है, सारा सब देश में अवामी लीग के हमारे नेता में के ऊपर हमला चल रहा है, ये लिए वो हमारे माँ बहुत अपसेट हैं। तो इस आज के दिन डिसीजन हुआ जो हम ये नहीं चलते देंगे, हमको हमारे दल को बचाना है। मुझे एक बात बताइए, शेख हसीना जी की अगर बात की जाए तो अभी उनका क्या प्लान है? क्या वो भारत में रुकेंगी या कहीं और जाने की सोच रही हैं? अभी क्या चल रहा है और आपकी फैमिली क्या सोच रही है अभी? हमारे माँ कुछ भी ये सब कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए सोच रहे हैं, जो बांग्लादेश में अभी हमारे दल को कैसे बचाना जाए। ये हमला चल रहा है, ये कैसे हाउ दैट कैन बी स्टॉप्ड। वो हमारे माँ अभी बांग्लादेश के लिए अभी भी सब करने के लिए मौजूद है। अब इरादा, साजिब जी फैमिली क्या सोच रही है अभी? फाइनल प्लान क्या है? क्या वो वापस बांग्लादेश जा सकती हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? या वो अभी कुछ दिन भारत में रुकेंगी या फिर वो भारत से किसी और मुल्क में जाना चाहती हैं? नहीं, अभी उनकी और कहीं जाने का प्लान नहीं है। बांग्लादेश में तो आपका इफ यू हैव टू गेट डेमोक्रेसी, अवामी लीग सबसे पुरानी, सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। अवामी लीग को छोड़ के बांग्लादेश में डेमोक्रेसी संभव नहीं है। तो आज हो कल हो बांग्लादेश में अवामी लीग फिर आएगी। इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। क्या अभी इस वक्त बांग्लादेश में अवामी लीग के कई एमपीज, कई कार्यकर्ता जो हैं, कई लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि अवामी लीग के जो लीडर्स हैं वो बांग्लादेश में अभी सेफ हैं, या आप चाहेंगे कि कोई फॉरेन कंट्री इसमें इंटरफेयर करे, मदद करे? मैं वो तो नहीं बोलना चाहता कि फॉरेन कोई कंट्री डायरेक्टली मदद करे, बट अवामी लीग बांग्लादेश को सेफ रखा। इसके लिए हमारे नेता कर्मी, हमारे आदमी हैं, हमारा दल है, हमारे बहुत स्ट्रेंथ है। हम अगर हमारे नेता को सेफ रखते चाहे, हम रखते, वी कैन डू दैट। बट हम बांग्लादेश में ये वायलेंस नहीं चाहते। हम अगर हमारे नेता कर्मी अगर वेपन्स, लाठी लेके रास्ता में नाम जाए, तब तो लड़ाई चलेगी। हम लड़ाई नहीं चाहते। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया को,
जे आप भारत को आप बांग्लादेशी जो इंटरिम सरकार आ रही है, हम डॉक्टर यूनुस को भी रिक्वेस्ट करेंगे जे हम प्रस्तुत है, अवामी लीग प्रस्तुत है बांग्लादेश में शांति फिर आने के लिए। हम सबसे बात करने के लिए प्रस्तुत है। हमारे साथ हम अवामी लीग और बीएनपी छोड़ के बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नहीं होगा। सो आए हम एक साथ फिर बांग्लादेश को सेफ बनाएं। अब बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। हिंदू सिंगर जो हैं उनको अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उन्होंने बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है, तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब जो तेजी से चीजें हुई, जिस तेजी से ये डेवलपमेंट हुआ और जितनी तेजी से शेख हसीना जी को एकदम से वहां से हटना पड़ा, छोड़ के आना पड़ा बांग्लादेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है? कोई इसमें ऐसा मुल्क है जो शायद चाहता था कि ऐसी चीजें हों कि शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ दें? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर ISI वाज इन्वॉल्व्ड। ये आप देखिए, ये जुलाई की 15 तारीख जब हमारे सरकार उनकी दाबी मान लिया, उस रात ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेशन हुआ। कौन ये प्रोसेशन किया हम कोई नहीं जानता, बट उनने स्लोगन दी, हम राजाकार, हम राजाकार। क्योंकि हमारे माँ बोला था जे मैं नहीं चाहती जे राजाकार के बेटा सरकारी चाकरी जॉब्स उसको रिजर्वेशन मिले, पोजीशन मिले। तो उनकी ये बात ने लेके उन्होंने बनाया दिया कि हमारी माँ ये स्टूडेंट्स को राजाकार बोला। वो हमारी माँ स्टूडेंट्स को तो राजाकार नहीं बोला, लेकिन वो स्लोगन दिया। आपके जेरूसलम में अगर रात के अंधकार में कोई स्लोगन दे, हम नाज़ी, हम नाज़ी, तब तो जेरूसलम के लोग they will get angry, they will it will enrage them. So मुझे लगता है कोई ना कोई ये प्लान करके करा। एवं आपके जो मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI का हाथ दिखता है? I'm sure of it. मुझे I'm convinced यहाँ ISI involved थी। मतलब ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, एक सरकार के कंडक्ट के अंदर एक बाहर की एजेंसी का हाथ होना बहुत बड़ी बात है। क्या आप मान रहे हैं कि ISI का इसमें हाथ है? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट मुझे श्योर लगता है, क्योंकि सिर्फ ये जो रात में स्लोगन, नॉट जस्ट स्लोगन, उनको तो फायर आर्म्स, they were given firearms. So where did those weapons come from? They can only come from a foreign source, from a intelligence service. Do you see the international reaction which is coming right now is enough? Or do you see that they are way too guarded other than India? I think they are way too guarded.
I don't think they understand the gravity of the situation. बांग्लादेश अभी सीरिया के समाज हो गई। अब इवन ये बांग्लादेश में कोई पुलिस नहीं है। ढाका ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन ढाका के बाहर लूटपाट चल रही है। साजिब जी, हमें पता है what your family has given for Bangladesh. We know what you have done for Bangladesh. आपके ग्रैंडफादर और आपके फैमिली में किस तरीके से जो कुछ भी हुआ। मेरा अगला सवाल आपसे बहुत बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर शेख हसीना जी कुछ घंटे और रहती बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी जाती? Of course, हमारे माँ she did not want to leave. वो जब हेलीकॉप्टर में के पास उनको ले गया तो हमारी खाला साथ थी। वो हमारे खाला के बोल रहे थे तुम जाओ, मैं यहाँ रह जाऊंगी। तब हमारे खाला मेरे को फोन किया। मैं उनको बार बार बोला नहीं, तुमको जाना ही है, वो तुमको मार देंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है वहां पर, इंटरिम गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट के तो हम अच्छा देखते हैं कि और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करने के लिए प्रस्तुत है, जेहेतु so that they can hold an election as soon as possible to restore democracy. Wish you all the best. We pray for Bangladesh. We pray that there is some sanity which prevails there, and we pray that India and Bangladesh remain strongly together the way they have been in the past. And Sajib Wajib ji, thank you very much for joining us. Wish you all the best. आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बुरी तरह से पानी अगस्त भी जुलाई की तरह सितम धारा है और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर हिस्से डूबे हुए दिख रहे हैं। कई हिस्सों में आसमानी आफत आई हुई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आसमानी प्रहार लोगों को इस वक्त भी डरा रहा है। लोग खौफ में हैं, दहशत में हैं। पहाड़ों में कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिससे लोगों के लिए सैलाब बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और लगातार मौसम के बिगड़ते मिजाज से हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग का मानना यह है कि ये स्थिति अभी कुछ दिन बनी रहेगी। इसी पर ही आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों में सैलाब का प्रहार थम नहीं रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदियों का वेग इतना प्रचंड है कि उसके आगे जो भी आएगा वो बह जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदाकिनी का रौद्र रूप कैसा दिखाई दे रहा है। मंदाकिनी नदी पर बने जिस पुल को आप देख रहे हैं उसका सौभाग्य है कि ये अभी तक बचा हुआ है। इसी जगह एक और पुल बनाया गया था जिसे मंदाकिनी के तेज प्रवाह ने अपने आगोश में ले लिया। मंदाकिनी के प्रवाह से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बहाव में पुल तो क्या, बड़ी बड़ी चट्टानें भी बह सकती हैं। हाल ही में सेना ने इस जगह पर 2 पुल बनाए थे। लोगों के लिए आसानी हो गई थी, लेकिन एक पुल मंदाकिनी में समा गया। सेना एक बार फिर से इस जगह पर लोगों की सुविधा के लिए पैदल पुल बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की वजह से नदियां विकराल रूप ले चुकी हैं। नदियों के रौद्र बनने से वहां कई इलाकों में हर दिन लोगों का सैलाब से साक्षात्कार हो रहा है। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां दरहली नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। नदी का भीषण रूप आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। इस नदी पर बना पुल जलस्तर से कुछ ही ऊपर है। पानी का लेवल कभी भी पुल को छू सकता है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ जाने से आसपास के क्षेत्रों में सैलाब आ गया है।
लोग डरे हुए हैं क्योंकि नदी के किनारे कई मकान डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। सैकड़ों मकानों पर बाढ़ का खतरा है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान के श्रीनगर केंद्र के मुताबिक बारिश के दौरान कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त तक मानसून के इसी तरह रहने की संभावना है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही मार्मिक है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के रामपुर इलाके की। नदी अपने प्रचंड रूप में बह रही है। आसपास कोई इंसान नहीं है, सिर्फ नदी है, उसके वेग का शोर है, पत्थर है और पानी है। और पहाड़ों में लगातार बारिश और मौसम के कड़े रुख की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कहीं लोग उफनते सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड होने से हालात खौफनाक होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड हो, जो पहाड़ हैं, वहां पर बादलों का आक्रोश तबाही बनकर बरस रहा है। लोगों के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। जंगल है, अंधेरा है और आसमानी संकट का डर है। लेकिन इस मुश्किल में इन दुर्गम पहाड़ों में कुछ साधुओं को बचाना है। तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे सैलाब के बीच कुछ लोग फंसे और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। उफनता हुआ सैलाब है और इसी के बीच एसडीआरएफ की टीम जद्दोजहद कर रही है। धारा इतनी तेज है कि जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसके बीच फंसे साधु सैलाब में बह सकते हैं। लेकिन राहत बचाव की टीम उन्हें सकुशल बचाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये तस्वीर उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास चरण पादुका की है, जहां फंसे कुछ साधुओं का एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी बहादुरी से रेस्क्यू किया है। सूचना मिली थी कि अंधेरा होने के बाद कुछ साधु चरण पादुका के पास रास्ता भटक गए और एक बरसाती नाले के दूसरी ओर फंसे हुए हैं। कुछ देर की मशक्कत के बाद धारा में फंसे साधुओं को सकुशल निकाल लिया गया। अगली तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। भागीरथी नदी के टापू में कुछ गाय फंस गई थी। बीच में प्रचंड वेग से धारा बह रही थी। इसी धारा के बीच से गाय को बचाना था। इसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम के लोगों ने गाय के गले में बड़ी सी रस्सी डाली, फिर उसे तेज बहती धारा के बीच से खींचना शुरू किया। खतरा बहुत बड़ा था। जरा सी लापरवाही गाय को पानी में बहा ले जा सकती थी, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद इस गाय को बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब रहने से कहीं वेग से नदी नाले बह रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रही है। ये तस्वीरें केदार घाटी के सोनप्रयाग की हैं, जहां पहाड़ी से एक बार फिर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है।